आप एक बॉक्स को पुश करते हो, वो मूव करने लगता है और थोड़ी दूर जाके वो रुक जाता है। अब अगर मैं पूछूं कि बॉक्स रुका क्यों, तो जवाब आसान है कि पुश खत्म इसलिए रुक गया। ये जवाब इतना ऑब्वियस लगता है कि 2000 साल तक इस पे कोई सवाल ही नहीं उठा पाया। एरिस्टोटल ने यही कहा था और एक्चुअली ये गलत लगता भी नहीं है। पर इस जवाब के पीछे एक बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है और उसे बाहर निकालने के लिए हमें सवाल उल्टा करना पड़ेगा। ये नहीं कि बॉक्स रुका क्यों, बल्कि जब तक चला तब तक उसे किस चीज ने चलाए रखा। बस इसी एक सवाल से फिजिक्स का एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट रिवील होता है और इस वीडियो के एंड तक आपको वो दो जगह ले जाएगा। ये सब एक ही छिपी हुई चीज से निकलता है जो हर ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो शुरू करते हैं। गैलीलियो ने एक बहुत ही सिंपल चीज पूछी कि बॉक्स को रोकता कौन है, और इसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने रैंप्स बनाए। इमेजिन करो एक यू शेप्ड जैसा ट्रैक। एक तरफ से बॉल छोड़ो, वो सीधा नीचे जाती है और दूसरी तरफ ऊपर चढ़ जाती है। और कहां तक चढ़ती है? लगभग उतनी ही हाइट तक जहां से तुमने छोड़ी थी, थोड़ी कम क्योंकि थोड़ा सा फ्रिक्शन भी है, पर अभी के लिए मान लेते हैं कि वही सेम हाइट है। गैलीलियो ने सोचा कि अगर दूसरे तरफ की ढलान को थोड़ा जेंटल कर दो तो क्या होगा। बॉल को सेम हाइट तक पहुंचने के लिए अब और दूर ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि हाइट तो उसे वही अचीव करनी है, पर ढलान अब जेंटल है तो ज्यादा लंबी दूरी चलनी पड़ती है। अब एक और स्टेप लो, ढलान को और जेंटल कर दो। अब एक और स्टेप, ढलान को और जेंटल कर दो, और ऐसे ही करते जाओ। अगर दूसरी तरफ की ढलान बिल्कुल फ्लैट हो जाए तो बॉल को अपनी हाइट कभी नहीं मिलेगी और वो ऐसे ही चलती रहेगी। एक परफेक्टली स्मूथ एंडलेस फ्लोर पे बॉल हमेशा चलती रहेगी। हम मानते थे कि चलने के लिए रीजन चाहिए, गैलीलियो ने दिखाया कि रुकने के लिए भी रीजन चाहिए। ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी ये नहीं है कि वो रुका रहना चाहता है, उसकी टेंडेंसी है कि मैं जो कर रहा हूं वही करता रहूंगा। अगर चल रहा हूं तो चलता रहूंगा, रुका हूं तो रुका रहूंगा, मुझे डिस्टर्ब मत करो। चीजें बेसिकली एकदम आलसी हैं। लैटिन में एक वर्ड है इनर्स, मतलब आइडल, लेजी, आलसी, और उससे बना इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब है किसी चीज का अपनी करंट स्टेट को बदलने के अगेंस्ट जो नेचुरल आलस है वो। पर एक सेकंड, क्या सारी ही चीजों में एक जैसा आलस है? एक बार सोचो, तुम्हारे सामने फ्लोर पे दो चीजें रखी हुई हैं, एक बॉलिंग बॉल और एक बलून। बलून को एक उंगली से फ्लिक करो, वो कमरे के दूसरे कोने पे जाके गिरेगा, और अगर बॉल को फ्लिक करोगे तो तुम्हारी ही उल्टी उंगली दुखेगी। सेम पुश, बिल्कुल सेम, पर रिएक्शन बहुत अलग है। इसका मतलब आलस का भी एक साइज है, किसी चीज में ज्यादा है तो किसी चीज में कम। आलस को नापने वाले नंबर को हम बोलते हैं मास। अब मास का मतलब ये नहीं है कि चीज कितनी भारी है, भारीपन ग्रेविटी की वजह से होता है। मास का मतलब है कि उसे मूव करना या रोकना कितना मुश्किल है। मास लिटरली इनर्शिया का मेजरमेंट है। स्पेस में ले जाओ बॉलिंग बॉल को, वहां ग्रेविटी नहीं है तो वेट जीरो होगा, वो भारी बिल्कुल नहीं लगेगी, फ्लोट करती रहेगी, पर उसको धक्का मार के मूव करने की कोशिश करना उतना ही मुश्किल होगा जितना कि अर्थ पे था। तो वेट बदल गया, मास नहीं बदला, क्योंकि मास ग्रेविटी के बारे में है ही नहीं, मास आलस के बारे में है। ये छोटा सा डिफरेंस, मास अलग और वेट अलग, आगे जाके एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बनेगा, ये याद रखना, हम इस पर वापस आएंगे। अब तक एक सीधी लाइन की बात चल रही थी, पर चीजें घूमती भी हैं। एक और चीज सोचो, दो बिल्कुल आइडेंटिकल रॉड्स लो, रॉड नंबर 1 पे दोनों हैवी वेट्स को बिल्कुल बीच में डालो, रॉड नंबर 2 पे वही सेम वेट को किनारों पे डालो। अब दोनों को बीच से पकड़ के घुमाने की कोशिश करेंगे तो कौन सा ज्यादा मुश्किल होगा? रॉड नंबर 2, जिसका मास दूर है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ट्राई करके देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा। पर एक सेकंड, दोनों का मास तो सेम है, और अगर जिद सिर्फ मास पे डिपेंड करती है तो दोनों को घुमाना सेम होना चाहिए था, पर हुआ नहीं। मतलब रोटेशन के लिए सिर्फ कितना मास काफी नहीं है, मास कहाँ रखा है ये भी मायने रखता है। रोटेशन वाली इस जिद को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहाँ मोमेंट का मतलब ये नहीं है कि टाइम की बात हो रही है। फिजिक्स में मोमेंट का मतलब है टर्निंग इफेक्ट, लेवरेज। अब किसी मास m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इसके लिए एक सिंगल मास के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। वो वेट जो रॉड के किनारे पे बैठा है,
जब रॉड घूमती है तो ये किनारे वाला वेट एक बड़ा सर्कल बनाता है और बीच वाला एक छोटा सर्कल बनाता है। अब ध्यान दो, दोनों एक ही स्पिन में एक ही टाइम में अपना अपना सर्कल पूरा करते हैं, पर बड़ा सर्कल मतलब ज्यादा दूरी, एक ही टाइम में ज्यादा दूरी मतलब ज्यादा स्पीड। तो पहली बात साफ है, जितना दूर उतनी ज्यादा स्पीड। मास को 2 गुना दूर ले जाओ, वो 2 गुना तेजी से घूमेगा। और किसी चीज को चलाने की कॉस्ट, उसकी एनर्जी स्पीड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। डबल स्पीड मतलब 4 गुना एनर्जी। मास को 2 गुना दूर ले गए, वो 2 गुना तेज चला और 2 गुना तेज चलने की कॉस्ट हो गई 4 गुना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे और डिस्टेंस के स्क्वायर पे, यानी कि एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। अब एक लास्ट चीज और है, हमने कहा था ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट है या तो चलते रहना या रुके रहना, पर किसके रिस्पेक्ट में? स्पीड हमेशा किसी चीज के कंपैरिजन में होती है, तो स्टेडी स्पीड पे चलना ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? इसके लिए एक आखिरी थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन करो तुम एक ट्रेन के अंदर हो, पर ट्रेन में कोई खिड़की या दरवाजे नहीं है, एकदम सील्ड डब्बा है और राइड इतनी स्मूथ है कि एक भी झटका नहीं लगता, न स्पीड बढ़ रही है न घट रही है, एकदम कांस्टेंट है। अब अगर आप ट्रेन के अंदर एक बॉल उछालो तो वो कहाँ गिरेगी? शायद आपको लगे कि ट्रेन तो आगे भाग रही है तो बॉल पीछे जाके टकराएगी, पर नहीं, वो बॉल सीधा वापस उसी पॉइंट पे आके गिरेगी, एकदम वैसे ही जैसे आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर उछालते। क्योंकि तुम, ट्रेन और वो बॉल तीनों ऑलरेडी चल रहे थे। उस बंद डब्बे के अंदर तुम कोई सा भी एक्सपेरिमेंट कर लो, लिटरली आप बता ही नहीं सकते कि आप चल रहे हो। स्टेडी मोशन और रेस्ट फिजिकली बिल्कुल एक जैसे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। ऐसे हर व्यू पॉइंट को, जहां एक फ्री ऑब्जेक्ट सीधा स्टेडी स्टेट पे चलता है, जहां इनर्शिया का रूल परफेक्टली काम करता है, उसे बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन का पहला लॉ इनर्शियल फ्रेम को डिफाइन करता है, और इनर्शियल फ्रेम वो है जहां न्यूटन का पहला लॉ काम करता है। सुनने में ऐसा लगता है जैसे डेफिनेशन अपने आप को ही घुमा के डिफाइन कर रही हो। और इस एक आइडिया को कि सारे स्टेडी मोशन व्यू पॉइंट्स बराबर हैं, कोई एक स्पेशल नहीं है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। ये गैलीलियो ने दिया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।